Hello, good morning students. Welcome to पाइका डिफेंस एकेडमी बालासोर। मैं आरसी बारिक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में हमने जीके का सैंपल पेपर जो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है उसके बारे में चर्चा किए थे, डिस्कस किए थे। और आज के इस वीडियो सेशन में हम और एक सैंपल पेपर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2022-23 का ये सैंपल क्वेश्चन पेपर है जनरल नॉलेज का। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको एक के बाद एक क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आनंद भवन इज लोकेटेड एट। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। स्टूडेंट्स, आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन सी इलाहाबाद। ये जो आनंद भवन है ये नेहरू परिवार का निवास था। इसको मोतीलाल नेहरू जी ने बनवाए थे और बाद में इसको कांग्रेस ऑफिस का कार्यालय बनाया गया। बट अभी जो है ये एक म्यूजियम है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू डिस्टिंग्विश्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? स्पोर्ट्स कोचेस को, पॉलिटिकल लीडर्स, एक्सप्लोरर्स या सोशल एक्टिविस्ट? तो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर है स्पोर्ट्स कोचेस। द्रोणाचार्य अवार्ड स्पोर्ट्स कोचेस को दिया जाता है उनके डिस्टिंग्विश्ड या आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए। करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून? चांद पर चलने वाला या वॉक करने वाला पहला आदमी कौन था? तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए एडविन आल्ड्रिन, ऑप्शन बी यूरी गागारिन, ऑप्शन सी नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन डी माइकल कॉलिंस। स्टूडेंट्स, आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी नील आर्मस्ट्रांग। आपको पता होगा 1969 में जो अपोलो 11 की जो मिशन था उसमें ये 3 थे, एडविन आल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रांग एंड माइकल कॉलिंस। जो माइकल कॉलिंस थे वो कमांड जो है वो उनके हाथ में थी और वो शटल में, अपोलो शटल में ऊपर मून के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। नील आर्मस्ट्रांग जो है सबसे पहले चांद पर चले थे। उसके बाद आल्ड्रिन जो है उनके साथ शामिल हो गए थे और 3 घंटे तक वो चांद पर एक्सपेरिमेंट किए थे। चांद से मिट्टी और पत्थर के टुकड़े कलेक्ट करके लाए थे। तो ये जो ऑप्शन है यूरी गागारिन, ये जो है ये रूसियन कॉस्मोनॉट है और ये सबसे पहले स्पेस में जाने वाला व्यक्ति जो यूरी गागारिन थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ऑप्शन ए 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 39 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑप्शन डी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। स्टूडेंट्स, आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो है ये सी लेवल का होता है और जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये जो है
एक आपको याद कर लेना चाहिए, ये एवरेज टेम्परेचर है एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन ऑप्शन ए 14th नवंबर, ऑप्शन बी 7th अप्रैल, ऑप्शन सी 11th नवंबर एंड ऑप्शन डी 24 अक्टूबर। स्टूडेंट्स, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 11 नवंबर। 11 नवंबर को हम अपना राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं और हमारे जो आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद, उनके जन्म तिथि को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। और स्टूडेंट्स, आपको पता है 14 नवंबर जो है हमारा चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को हम चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। 7th अप्रैल ये वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। सारे विश्व में 7th अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO का स्थापना हुई थी। सन 1948 में हुई थी, बट उसको 1950 से इसको मनाना शुरू किए थे। और लास्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है, 24 अक्टूबर, यह संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का स्थापना हुई थी और 50 देशों ने उसमें हस्ताक्षर किए थे, तो उसी दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, नेम द फर्स्ट इंडियन बॉर्न अमेरिकन फीमेल एस्ट्रोनॉट हु वेंट टू स्पेस। भारतीय मूल के अमेरिकी महिला एस्ट्रोनॉट, पहला महिला एस्ट्रोनॉट कौन थे जो स्पेस में गए हैं? तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन सी शीर्षा बांडला एंड ऑप्शन डी वेलेंटिना तेरेस्कोव। स्टूडेंट्स, आपका सही आंसर है ऑप्शन ए कल्पना चावला। आपको ये पता होगा, काफी चर्चित थी कि कल्पना चावला हमारा इंडिया का हरियाणा का कर्नाल से जन्मी थी और ये चंडीगढ़ से अपनी पढ़ाई की थी और ये नासा से स्पेस मिशन में गई थी, पहली स्पेस मिशन में 1997 में। और आपको पता होगा कि इसकी दूसरी जो स्पेस मिशन था वो 2003 में हुई थी और जब वो वापस आ रहे थे तो उनकी शटल की दुर्घटना के कारण उनके 6 सहकर्मियों के साथ, सहयात्रियों के साथ उनके देहांत हुआ था। सुनीता विलियम, ये भी इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है। ये दूसरी भारतीय मूल के महिला है जो स्पेस में गई हुई है और ये अमेरिकन नेवी में एक अफसर है और ये भी स्पेस में गए हुए हैं और इनके नाम पर स्पेस में सबसे ज्यादा टाइम रहने और स्पेस वॉक में इनका सबसे ज्यादा स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड इनके नाम पर है। और ऑप्शन सी शीर्षा बांडला, आपको पता है कि अभी फिलहाल जुलाई 2021 में वो स्पेस में गई थी। और वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ये जो है रूस का कॉस्मोनॉट है जो सबसे पहली महिला स्पेस यात्री थी जो स्पेस में गई थी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट या महाद्वीप कौन सा है? स्टूडेंट्स, आपको पता है टोटल कॉन्टिनेंट जो है 7 है, तो 7 कॉन्टिनेंट में से कौन सा सबसे छोटा है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। स्टूडेंट्स, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जो है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। अभी यूरोप है, ये सेकंड छोटा, मतलब फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, उसके बाद यूरोप सेकंड नंबर के जो है छोटा कॉन्टिनेंट है।
एशिया कॉन्टिनेंट, यू नो इट, कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है एशिया कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका जो है दूसरी सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और अफ्रीका को भी डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हु इन्वेंटेड टेलीफोन? टेलीफोन का उद्भावन किसने किया था? आपका ऑप्शन ए ग्राहम बेल, ऑप्शन बी मार्कोनी, ऑप्शन सी थॉमस एडिसन, ऑप्शन डी जॉन बायड। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्राहम बेल। उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था और इन्वेंशन किया था, और मार्कोनी जो है उन्होंने रेडियो आविष्कार किया था। ऑप्शन सी थॉमस एडिसन, इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक सर्किट का इन्होंने इन्वेंशन किया था, और जॉन बायड जो है टेलीविजन का जो इन्वेंशन है जॉन बायड ने किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो हु इन्वेंटेड टेलीफोन, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच एसिड इज फाउंड इन लेमन? लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी साइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी साइट्रिक एसिड। ये जो है नॉन रिएक्टिव एसिड है, जिसके कारण इसको जो दवा बनाने में इसका काम में आता है। दूसरा साइट्रिक एसिड का प्रयोग जो है हम फूड का प्रिजर्वेशन के लिए भी किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर इन इंडिया? इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 6। तो स्टूडेंट्स, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 8। तो हमारा देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 6 थी, और जब जम्मू कश्मीर का 2 और बना धारा 370 हटने के बाद, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये 2 बना। तो अभी फिलहाल हमारा देश में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच प्लेस इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? कौन से स्थान को दुनिया के छत के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए तिब्बत, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी फिनलैंड। स्टूडेंट्स, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तिब्बत को दुनिया के छत के रूप में जाना जाता है। उसका कारण है उसकी हाइट। तिब्बत का जो एवरेज हाइट है वो 4500 मीटर है सी लेवल से, इसलिए इसे दुनिया की छत कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी क्यूबा, आपको पता है क्यूबा में सबसे ज्यादा शुगर प्रोडक्शन होता है, इसलिए क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। दुनिया का जो है सबसे ज्यादा गन्ना और गुड़ का उत्पादन क्यूबा में होता है। तीसरा है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ये यूरोप में है, और इसे दुनिया का जो प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है, बिकॉज स्विट्जरलैंड में बहुत ज्यादा एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाता है और फैसिलिटीज भी है। और फिनलैंड को जाना जाता है लेक, जो कंट्री ऑफ थाउजेंड्स लेक्स। फिनलैंड इज नोन एज द कंट्री ऑफ 1000 लेक्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग वॉर इज? युद्ध के समय दी जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार
क्या है? ऑप्शन ए वीर चक्र, ऑप्शन बी महावीर चक्र, ऑप्शन सी परमवीर चक्र, ऑप्शन डी अशोक चक्र। स्टूडेंट्स, आपका जो राइट आंसर है वो है परमवीर चक्र। ये जो है इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है और ये युद्ध के समय दुश्मन के सामने असाधारण वीरता प्रदर्शन करने के कारण मिलता है। हमारा देश में अब तक कुल 21 हमारे सोल्जरों को परमवीर चक्र मिल चुका है, जिसमें से 20 जो है इंडियन आर्मी के और एक जो है इंडियन एयरफोर्स के, निर्मलजीत सिंह शेखर। और इसमें से 14 जो है पोस्टमसली मिला हुआ है और 7 जो है उनको युद्ध के बाद वो जीवित थे। तो स्टूडेंट्स, कभी कोई सवाल आता है कि हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र? सबसे पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था और ये जम्मू कश्मीर लड़ाई 1947-48 में मिला था। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा नंबर की हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है महावीर चक्र, तीसरे नंबर की है वीर चक्र और अशोक चक्र। स्टूडेंट्स, ये भी परमवीर चक्र जैसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, बट ये पीस टाइम में मिलता है, जब कोई युद्ध नहीं छिड़ता है और युद्ध जैसे स्थिति नहीं है, बट किसी सिविलियन द्वारा भी कोई असाधारण वीरता और या कोई आर्म फोर्सेस के लोग द्वारा दिखाया जाता है तो अशोक चक्र मिलता है। मैं और क्लियर कर देता हूं, जो परमवीर चक्र है वो वार टाइम के हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है और पीस टाइम का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है अशोक चक्र। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ? तो धरती के लिए प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? मून, सन, सी में ओशन, डी में फॉरेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है मून के पास कोई एनर्जी नहीं है, वो सूर्य की प्रकाश से उसको प्रकाश मिलता है। तो आपका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन बी है कि सन जो है प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ। ओशन से भी एनर्जी मिलता है, आपको पता है टाइडल एनर्जी मिलता है, पर वो बहुत ही थोड़ा सा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 40, हु रोट पंचतंत्र? पंचतंत्र की रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी फिरोदोसी, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी प्रेमचंद। स्टूडेंट्स, आपके जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। यह जो है काफी एक कहानी के रूप में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया था मूल रूप से, और इसका काफी अनुवाद बहुत सारे लैंग्वेज में हो चुका है। और इसमें पशु और पक्षियों की कहानी को जीवंत रूप में दिखाया गया है और हर कहानी के बाद कुछ ना कुछ आदर्श, कुछ ना कुछ आइडियल सारांश जो है वो सीखने को मिलता है। बाकी ऑप्शन जो कालिदास है वो हमारे सबसे बेस्ट संस्कृत राइटर और ये ड्रामेटिस्ट थे, और जिनके द्वारा रचना किया गया जैसे कुमार संभव, रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम, तो ये जो है उनकी प्रधान रचना है। फिरोदोसी ये पर्सी राइटर्स हैं, इन्होंने शाहनामा लिखे थे। ऑप्शन डी जो है प्रेमचंद, ये हिंदी साहित्य का बहुत ही जाने माने नाम है। उनकी रचना में गोदान, कफन और रंगभूमि शामिल है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, नेम द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? ए कांचनजंगा, बी नंदा देवी,
सी सातपुरा पर्वत श्रृंखला, डी जो है कामेत। तो स्टूडेंट्स आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कांचनजंगा जो है ये सही ऑप्शन है। ये इंडिया के जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है और इसकी जो हाइट है 8,586 मीटर है। और नंदा देवी ये सेकंड हाईएस्ट पीक इंडिया का है, जो इसकी हाइट जो है 7,816 मीटर है। सातपुरा रेंज आपको पता है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच का जो रेंज है इसको सातपुरा रेंज कहा जाता है, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का इलाका आता है। और ये जो है इसकी हाइट बहुत कम होता है, ये 1300 से 1400 मीटर के बीच का रहता है। नेक्स्ट है जो कामेत है, ये नेपाल और सिक्किम बॉर्डर को लगता है। ये जो है 7,000 7,500 तक इसका हाइट है, 7,756 मीटर तक इसका हाइट है और ये तीसरी ऊंची शिखर है इंडिया का। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन 16, एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज। एंटोमोलॉजी में किसके बारे में पढ़ाया जाता है? ऑप्शन ए बर्ड्स, ऑप्शन बी एक्वाटिक एनिमल्स, ऑप्शन यहां सी होगा, ऑप्शन सी इंसेक्ट्स, ऑप्शन डी एनिमल्स। स्टूडेंट्स आपका करेक्ट आंसर जो है वो है इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज अबाउट इंसेक्ट्स। बर्ड्स के बारे में जो पढ़ा जाता है वो है ऑर्निथोलॉजी। बर्ड्स के बारे में जो पढ़ा जाता है वो ऑर्निथोलॉजी है। एक्वाटिक एनिमल के बारे में जब हम पढ़ते हैं उस स्टडीज को हम मेराइन साइंस कहा जाता है या मेराइन बायोलॉजी कहा जाता है, और एनिमल्स का जो है वो जूलॉजी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? ऑप्शन ए जुपिटर, बृहस्पति जिसको हम बोलते हैं, ऑप्शन बी सैटर्न, ऑप्शन सी मार्स या मंगल, ऑप्शन डी वेनस या शुक्र। स्टूडेंट्स जैसे आपको भी मालूम होगा ऑप्शन ए जुपिटर या बृहस्पति हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है सैटर्न, आपको पता है उसके चारों ओर एक रिंग या वलय है। ऑप्शन सी जो है ये मार्स जो कहा गया है, मार्स मंगल ग्रह को कहा जाता है, वो अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। रेड प्लैनेट इसलिए कहा जाता है कि इसके सॉइल में रेड ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, और अर्थ का ट्विन इसलिए कहा जाता है कि अर्थ के साथ बहुत सारे बातें इसका मिलता जुलता है, इसलिए इसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है। और डी का जो है ये वेनस है, ये आसमान में चमकने वाला चांद के बाद वेनस या शुक्र जो है सबसे ज्यादा चमकने वाला आकाशीय पिंड है। ओके स्टूडेंट्स, तो राइट आंसर है जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 18, अजंता केव इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। अजंता केव किस स्टेट में लोकेटेड है? स्टूडेंट्स ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि सही ऑप्शन ऑप्शन सी है, महाराष्ट्र में अजंता केव लोकेटेड है। और ये बौद्ध मठ था और 26
जो चट्टाने हैं उसको काटकर बनाया गया है और ये महाराष्ट्र में। स्टूडेंट्स, कभी कभी सवाल आता है कि उड़ीसा में जो है खंडगिरी एंड उदयगिरी हिल्स जो है वो भी कैव है, खंडगिरी एंड उदयगिरी कैव्स। उसको उड़ीसा के जो किंग थे खारवेल, उन्होंने बनाया था और ये पहाड़ को काट करके बनाया गया है और ये जैन धर्म से संबंधित है। Okay, students, now question number 19. In which year Dandi March was started by Mahatma Gandhi? दांडी मार्च महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1990। स्टूडेंट्स, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1930 में दांडी मार्च गांधी जी ने अपनी अनुयायियों के साथ शुरू किए थे और इसको सल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 1920 गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया था। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और 1919 में दो इम्पोर्टेंट चीज होता है जब हम नेशनल मूवमेंट को देखते हैं। 1919 में राउलेट एक्ट पास हुआ था और उसी एक्ट के खिलाफ अमृतसर के जालियानवाला बाग में जो मीटिंग चल रहा था उसके ऊपर जनरल डायर के हुक्म में गोली चलाया गया था। तो जालियानवाला बाग की जो हत्याकांड हुई थी वो 1919 में हुई थी। तो स्टूडेंट्स, again I am repeating, in which year Dandi March was started by Mahatma Gandhi? It was started in 1930. Next, question number 20. The famous Ganga Sagar Mela, an annual fair, is related to which state of India? आपने सुना होगा गंगा सागर मेला, ये गंगा नदी के जो आखिर मिलन स्थल है समुद्र के साथ, वहां होता है। तो आपका ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। स्टूडेंट्स, तमिलनाडु में गंगा रिवर नहीं जाता है और राजस्थान भी इस ऑप्शन से आप निकाल दीजिए कि राजस्थान में गंगा, राजस्थान और तमिलनाडु में नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में गंगा सागर मेला हर साल आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में गंगा के साथ जो बड़ा मेला लगता है वो आपको पता है, कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 21. The growth of a baby plant from a seed is called option A photosynthesis, option B germination, option C pollination, option D sublimation. तो स्टूडेंट्स, आपका करेक्ट ऑप्शन है जर्मिनेशन। और फोटोसिंथेसिस, स्टूडेंट्स, यू नो that the plants, they prepare the food with the help of carbon dioxide and sun rays. That process is known as photosynthesis. Option C, pollination, the transfer of pollen grains. The transfer of pollen grains from one place to other with the help of any agent is known as pollination. Option D, sublimation. Sublimation वो process है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में तब्दील हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है, उसे सब्लिमेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है? ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी एएलयू, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी एचडीडी। स्टूडेंट्स, आपको पता है सीपीयू दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
ALU arithmetical and logical unit, RAM random access memory and D हार्ड डिस्क ड्राइव। तो स्टूडेंट्स आपका जो करेक्ट ऑप्शन है CPU है, जो कंप्यूटर की ब्रेन कहा जाता है। ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, यहाँ पर जो प्लस माइनस ये क्रियाएं जो है ALU द्वारा किया जाता है। रैम जो है वो शॉर्ट मेमोरी है और हार्ड डिस्क ये आपका इंटरनल मेमोरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, मलेरिया अफेक्ट्स व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी? शरीर के किस पार्ट को मलेरिया अफेक्ट करता है? ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी गॉल ब्लैडर, ऑप्शन डी थ्रोट। स्टूडेंट्स आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी लीवर। मलेरिया लीवर को ज्यादातर अफेक्ट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, who was the first chief of defense staff या the first CDS of Indian Armed Forces? भारतीय सेना की, तीनों सेना की जो CDS है, पहला CDS कौन थे? स्टूडेंट्स आपको पता है कि जनरल बिपिन रावत जो थे हमारे फर्स्ट CDS थे, जिन्होंने दिसंबर 2019 को CDS का पदभार संभाला था और अभी फिलहाल दिसंबर 8 में जो चोपर क्रॉस हुआ नीलगिरी में, तमिलनाडु के नीलगिरी में, उनका और उनके पत्नी का साथ में जो 11 हमारे सैन्यकर्मी थे उनका देहांत हुआ। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है जनरल बिपिन रावत, जो फर्स्ट CDS ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। इसमें ऑप्शन बी जनरल MM नरवणे, ये अभी हमारे प्रेजेंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, ये हमारे एयर चीफ मार्शल हैं। ऑप्शन डी में एडमिरल R हरि कुमार, ये हमारे नेवल चीफ है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, it is wrongly noted as 24. Now question number 25, which is the largest freshwater lake in India? Option A Chilika Lake, option B Ular Lake, option C Bhimbanand Lake, option D Shivsagar Lake। स्टूडेंट्स चिलिका लेक आपको पता है ये उड़ीसा में है और ये खारा पानी का लेक है, और ऑप्शन बी उलार लेक ये जम्मू कश्मीर में है और ये फ्रेश वाटर लेक है। बट भीमानंद लेक जो है ये केरला में है और ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी। और शिवसागर लेक जो है ये महाराष्ट्र में है और ये एक रिजर्वायर है। कोयल नदी के ऊपर बांध बनाए जाने के कारण ये शिवसागर लेक की जो उत्पत्ति हुई है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन? स्टूडेंट्स संयुक्त राष्ट्र में कितना देश उसके मेंबर हैं? ऑप्शन ए 189, ऑप्शन बी 190, ऑप्शन सी 193, ऑप्शन डी 182। स्टूडेंट्स आपका करेक्ट ऑप्शन है 193 देश जो है वो भी यूएनओ का सदस्य हैं। आपको यही याद दिला देता हूँ, 1945 में संयुक्त राष्ट्र मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि 1945 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। उस समय 50 देश उसके सदस्य थे। उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते नाउ इट इज 193 पर पहुंचा है और सबसे लेटेस्ट और सबसे बाद में मिलने वाला देश जो है वो साउथ सूडान है।
जो कोई कंट्री यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होता है, उसको जनरल असेंबली के जितने भी सदस्य होते हैं उसको सबसे पहले उसको अनुमोदित करते हैं। उसके बाद फाइनल जो होता है वो सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा एक्नॉलेज होने के बाद वो देश जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनता है। क्वेश्चन नंबर 27, छऊ इज ए फोक डांस ऑफ व्हिच स्टेट? छऊ डांस किस स्टेट का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उड़ीसा। स्टूडेंट्स, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उड़ीसा के जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है उसमें छऊ नृत्य जो है वो फेमस है। तो आपका ऑप्शन है उड़ीसा। इसकी शुरुआत जो इतिहास में जो इसका नाम उड़ीसा का कलिंग था उस समय से शुरुआत हुआ है और ये एक मार्शियल आर्ट फॉर्म है और इसमें लोग जो है ये मास्क लगा करके डांस करते हैं। दूसरा जो बाकी ऑप्शन है, हरियाणा में आपको पता है जैसे रासलीला डांस, कुछ इलाका में घूमर डांस भी करते हैं। गुजरात में आपको पता है नवरात्रि के टाइम में ये गरबा डांस करते हैं। महाराष्ट्र में लावनी डांस करते हैं। तो ये जो है अलग अलग डांस फॉर्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, कर्नल रैंक ऑफ इंडियन आर्मी इज इक्विवेलेंट टू व्हिच रैंक ऑफ इंडियन नेवी? आर्मी का जो कर्नल रैंक और नेवी का किस रैंक के बराबर है? ऑप्शन ए कमांडर, ऑप्शन बी कैप्टन, ऑप्शन सी रियर एडमिरल, ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। कर्नल रैंक ऑफ इंडियन आर्मी इज इक्विवेलेंट टू कैप्टन रैंक ऑफ इंडियन नेवी। कमांडर जो नेवी का है दैट इज इक्विवेलेंट टू ब्रिगेडियर ऑफ इंडियन आर्मी। रियर एडमिरल जो इंडियन नेवी का रैंक है दैट इज इक्विवेलेंट टू मेजर जनरल ऑफ इंडियन आर्मी एंड लेफ्टिनेंट ऑफ इंडियन नेवी इज इक्विवेलेंट टू कैप्टन ऑफ इंडियन आर्मी। Okay students, now question number 29. Okay students, now question number 29, who is the current captain of Indian hockey team men? तो भारत के पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? ऑप्शन ए मनप्रीत सिंह, ऑप्शन बी रमनदीप सिंह, ऑप्शन सी वीरेंद्र लाक्रा, ऑप्शन डी दिलप्रीत सिंह। स्टूडेंट्स, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए मनप्रीत सिंह। इनके कैप्टनशिप में इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ये अचीवमेंट जो है 41 इयर्स के बाद हमारा देश को प्राप्त हुआ है। ऐसे मनप्रीत सिंह वो हमारे इंडियन हॉकी टीम का कैप्टन जो है 2017 से है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 30, जुबिन मेहता इज एसोसिएटेड विथ लिटरेचर, पेंटिंग, मीडिया, म्यूजिक। तो स्टूडेंट्स, आपके करेक्ट ऑप्शन है म्यूजिक। जुबिन मेहता ये म्यूजिक से रिलेटेड हैं और ये मुंबई से। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, who among the following was called as the light of Asia? Who is called as light of Asia? किसे कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया के नाम से? किसे जाना जाता है? महावीर, बुद्ध, अकबर, अशोक। स्टूडेंट्स, यहाँ ये बोल्ड किया हुआ है गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि उनकी जो फिलोसॉफी है और उनकी जो ज्ञान है वो लोगों के मन से जो अंधकार रूपी अज्ञानता रूपी जो अंधकार है उसको मिटाने का काम किया है। इसलिए उनका फिलोसॉफी के कारण उन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन, आप अशोक द ग्रेट आप जानते हैं
ये मौर्य सम्राट थे और इनको अशोक महान के नाम से जाना जाता है। और ये बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए उन्होंने काफी काम किया था। अकबर, मुगल सम्राट अकबर द ग्रेट ने कहा जाता है, ये मुगल सम्राट थे और इन्होंने एक नया धर्म की शुरुआत की थी, उसको दीन ई इलाही के नाम से जाना जाता है। और महावीर जैन आप जानते हैं, ये जैन धर्म के संस्थापक थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 32। The tribals residing in Meghalaya is option A Garos, option B Bhil, ऑप्शन सी कोल, ऑप्शन डी मुरियर। स्टूडेंट्स, आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गारोस। मैं आपको यही बता दूं कि मेघालय में 3 प्रकार के जनजाति रहते हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ये तीनों पहाड़ी में जो रहते हैं, ये तीनों जनजाति के लोग रहते हैं। गारो हिल्स में गारोस, खासी हिल्स में खासी पीपल्स एंड जयंतिया हिल्स में जयंतिया जनजाति के लोग। और ये भील जनजाति के लोग ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कोल जनजाति के लोग यूपी में और मुरियास ये आपको ज्यादातर छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 33। द रेशियो ऑफ वाइड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया टू इट्स लेंथ। हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी चौड़ाई जो है लंबाई के अनुपात से कितनी है? तो सबसे पहले आएगा चौड़ाई, उसके बाद लंबाई। तो 2:3, 3:2 और ऑप्शन सी 3:4 या ऑप्शन डी 4:3। तो स्टूडेंट्स, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 2:3। यानी कि अगर चौड़ाई जो है वो 2 फीट होगा तो लंबाई उसका 3 फीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इमरजेंसी नंबर यू विल डायल इन फायर इमरजेंसी। फायर इमरजेंसी में इनमें से कौन से नंबर आप डायल करोगे? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 101, ऑप्शन सी 102, ऑप्शन सी 112। तो स्टूडेंट्स, आपका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन 101 या 101। आपको पता है 100 नंबर हम पुलिस के लिए करते हैं, पुलिस कंट्रोल रूम के लिए। 101 ये फायर ब्रिगेड के लिए करते हैं। ऑप्शन सी जो 102 है ये एम्बुलेंस के लिए कर रहे हैं। और ऑप्शन डी 112 जो है ये राष्ट्रीय इमरजेंसी नंबर है, जिसको हम इमरजेंसी में डायल कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप अभी 108 भी आप डायल करते हो, ये भी आपका जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट या जो आपदा के टाइम में आप इसको इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 35। गेटिंग मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्रॉम ए लिमिटेड एरिया इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। कौन जगह पर ज्यादा पैदावार या उपज का जो तरीका है उसे कौन सी खेती का तरीका माना जाता है? ऑप्शन ए झूम फार्मिंग, ऑप्शन बी इंटेंसिव फार्मिंग, ऑप्शन सी प्लांटेशन फार्मिंग, ऑप्शन डी ऑर्गेनिक फार्मिंग। स्टूडेंट्स, आपका करेक्ट ऑप्शन है इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग में हम क्या करते हैं, कम जमीन पर ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक और गुड क्वालिटी सीड्स हो गया, इक्विपमेंट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, केमिकल हो गया, ये सारे उसको यूज करके मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है करते हैं, पैदावार ज्यादा करते हैं, उसको इंटेंसिव फार्मिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए झूम फार्मिंग, आपको पता है यह नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर प्रचलित है। इसको शिफ्ट फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि किसी इलाका की जो वेजिटेशन है, पेड़ पौधे
जो है उसको जंगल को साफ किया जाता है। पहले जला देते हैं, फिर इसको साफ करते हैं, उसके बाद इसमें खेती करते हैं और 2-3 साल के बाद इस जगह को फिर चेंज कर देते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये मानते हैं कि जो उस जगह की जो उपजाऊ है वो कम हो गया है, इसलिए वो दूसरे जगह शिफ्टिंग कर जाते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स प्लांटेशन फार्मिंग, जैसे बनाना हो गया, शुगर केन हो गया, टी हो गया, रबर हो गया, ये वन टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग जिससे प्रॉफिट के लिए किया जाता है। इसमें ज्यादा पैसा भी लगता है और इसमें साइंटिफिक तरीके से किया जाता है। ऑप्शन डी ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्टूडेंट्स फिलहाल ये काफी चर्चा में है और इस प्रकार की फार्मिंग में जो फर्टिलाइजर्स है, केमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स केमिकल्स है और पेस्टिसाइड्स है, उसके इस्तेमाल नहीं होता है। उसके जगह पर जैसे कंपोस्ट है और ऑर्गेनिक कंपोस्ट और बाकी जो एनिमल ऑब्सेस है उसकी प्रयोग किया जाता है। तो I am repeating this, getting maximum production from a limited area is a characteristics of intensive farming. So option B is your correct answer. Now question 36, the last one students. Agra is situated on the bank of which river? तो आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी गोदावरी। तो स्टूडेंट्स आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यमुना नदी के किनारे आगरा है। और अगर आपको दूसरे प्रकार से आता है कि दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो आप यमुना भी लिख सकते हो। अगर आपको आता है कि ताजमहल किस नदी के किनारे है, तब भी आप यमुना लिख सकते हो। तो दूसरा ऑप्शन ये जो हुगली है, ये कलकत्ता जो है हुगली नदी के किनारे है। गंगा आपको पता है, जैसे बहुत सारे सिटीज को टच करता है। तो गोदावरी ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी है। ओके स्टूडेंट्स, यह था आज का हमारा जीके का सैंपल पेपर। होप हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।